हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने वाली हूँ जो आपके एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए। तो आज की जो बुक है उसका नाम है BPAC 133। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ विद आंसर है, तो आप इसको ईजिली वीडियो को पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ समझाऊंगी भी मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुगल शासन काल में जमींदारों की भूमिका बतानी है। देखिए, जब मुगल शासन काल था, आप सभी को पता होगा, आज से बहुत वर्ष पहले मुगल शासन काल जब था तो उसमें जमींदार की क्या भूमिका थी। तो देखिए, जमींदार की भूमिका बहुत ठीक थी उस टाइम पे, क्योंकि जमींदार क्या होते थे कि वो मुगल शासन काल में जो कृषि लोग होते हैं, आपको पता है जमींदार क्या करते हैं, जो कृषिक लोग होते हैं या कृषि संचार जो होता है उसके स्वामी होते हैं। ठीक है, जमीनों के स्वामी होते हैं। तो जो कृषिक लोग होते हैं ना, जो वहाँ पे आके कृषि करते हैं, उन्हों को वो ज़मीन प्रोवाइड कराते हैं या तो फिर उनसे वसूली लेते थे। तो ज़मींदार की उस टाइम पे वैल्यू बहुत होती थी। आप उसको अच्छी कैटेगरी के लोग समझ सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो उनके अंडर में बहुत सारे कृषिक लोग, बहुत सारी ज़मीनें आती थी और वो उनसे वसूली लेके मुगल शासन काल में उन्हों को देते थे, जो उस टाइम पे मुगल शासन काल था। तो वही इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया किस प्रकार से वो वसूली लेते थे, किस प्रकार से ज़मींदारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी, ज़मींदारों के लिए नहीं, सॉरी, जो कृषिक लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ जाती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि वो कर नहीं दे पाते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि कैसे कैसे छोटे छोटे वो मुल्के, छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन के या ज़मीन मिलके एक ज़मींदार के पूरे अंडर आते थे। बहुत सारी ज़मीनें, ऐसे बहुत सारी खेतियाँ, बहुत सारे मजदूर उनके अंडर में आते थे। क्योंकि देखिए, जो मुगल शासन काल है उस टाइम पे राजा तो खुद तो जाएगा नहीं, तो वो बीच में एक वो रखेगा ना, कोऑर्डिनेटर, जो वसूली उन तक पहुंचाए। तो बीच में कोऑर्डिनेटर कौन हुआ? हमारा जमींदार हुआ। तो वो इसमें बता रहे कि वंशानुगत अधिकारी भी थे। जैसे कि समझ लीजिए, आज मैं जमींदार हूँ तो कल को जो हमारी पीढ़ी होगी, हमारी जनरेशन, वो भी जमींदार होगी, फिर उसकी ऐसे चलती रहेगी। जैसे आपको पता ही है कि होते ही है कि नॉर्मली कोई अगर किसी काम बिजनेस करता है तो फिर उसकी पीढ़ी करते, फिर उसकी पीढ़ी, ऐसे इसमें पूरा समझाएगा। और इसमें फिर ये भी बताया गया है कि आईन अकबरी में ये सब एक्सप्लेन किया गया था, और कितनी ज़मीन, कितने सैनिक, ये सब चीज़ें इसमें बताइए कि कितना कितना क्या चीज़ उनके पास था। अब जमींदार जो थे उनके पास विशेष अधिकार क्या थे? ग्रहण कर सक, मतलब कि उनके पास क्या था कि वो अपने अनुसार ही कुछ मतलब ग्रहण कर सकते थे। जैसे कि समझ लीजिए कि आप जैसे कि कोई जमींदार हैं, अब उसको कर लेना है तो वो चाहता तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता है, उसको क्या है, ठीक है, उसके पास वो अधिकार है कि वो ग्रहण कर सकता है, अब करों को ले सकता है, ये सब उसके अधिकार है। तो बहुत ईजी टॉपिक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन को मैंने ओवरऑल आपको समझा दिया है, बाकी इसमें आप पढ़ सकते हैं कि हर एक गांव में हर होता था, ठीक है, जमींदार वो, और उसके अंडर भी और भी लोग काम करते थे। ऐसा नहीं है कि जमींदारी खाली एक है, वही सबको पास जा रहे कि करके, ऐसा नहीं है, उसके अंडर भी बहुत लोग काम करते थे। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो। जमींदार को उस टाइम कानूनी रूप से ही सब चीज़, ये सब अधिकार थे कि वो कर ले, ये ले, तो उस टाइम पे कानून था एक तरीके से। ठीक है, तो ये सब आप इसको पोज करके पढ़ लेना। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो ये उसी का ही आंसर चल रहा है स्टूडेंट, तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं, बट उसके कुछ चार्जेस होंगे। तो देखिए, जो हम ये राजस्व, आपको पता है ना राजस्व क्या होता है, ये ज़मींदारी जो लेता था उसके अंडर जो पैसे उससे सब आते थे, ये राजस्व में काउंट होते थे, राजस्व उसको कहा जाता था। जो शासन के लिए जो भी हम कर लेते हैं कुछ होते हैं, वो राजस्व में जाते हैं, राजस्व जिसे बोलते हैं, वो सब इसमें बताए गए हैं। तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में, देखिए इसकी लैंग्वेज जो है बहुत इजी, आपको जल्दी समझ भी आ जाएगी। बट अगर आप इग्नू की बुक जो होती है वहाँ से मिलती है, अगर आप उसमें से पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड थोड़े टफ हो सकते हैं, जो आपको समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती है, बट ये आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। तो आप इसको कर लिएगा, पोस्ट करके पढ़ लेना, नहीं तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं।
तो अभी पूरा ही चल रहा है कि किस प्रकार से ज़मींदार कैसे बने, मुगल शाह उत्तराधिकारी, मतलब उस पर लड़ाई होती थी ज़मींदार के समर्थन में। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि उनके बेटों के बीच में भी उत्तराधिकारी के लिए लड़ाइयाँ होती थी। जैसे कि अब ज़मींदार है, अब ज़मींदार का बेटा ज़मींदार बनेगा, पर अब ज़मींदार के 2 बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें संघर्ष होगा, लड़ाई होगी कि हम बने, क्योंकि ज़मींदार का उस टाइम पे पद बहुत अच्छा पद माना जाता था, क्योंकि उनको बहुत सारी सुख सुविधा मिलती थी, ठीक है, बहुत सारे वो कर लेते थे जिनका उनका जीवन जो है अच्छे से चलता था। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, किस प्रकार से वो बनते थे, किस प्रकार से उनके बीच में भी संघर्ष होता था, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और मुगल शासक काल में बताया गया किस प्रकार से वो ज़मीनों पर नियंत्रण रखते थे, अपना वर्चस्व रखते थे, किसानों का शोषण करते थे, बहुत ख़राब हालत कर रखी थी किसान की, मजदूरों की, क्योंकि ज़मींदार अपने आप में राजा समझते थे, क्योंकि राजा तो वहाँ देखने आ नहीं रहा, तो ज़मींदारी अपने आप को राजा समझता था और किसानों का शोषण करता था, उनको बहुत मतलब कि बहुत उनके ऊपर दयनीय स्थिति थी, और पूंजी एकत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा शोषण हुआ करता था। अगर उनके पास कुछ है भी नहीं देने को, तब भी कैसे भी करके, मतलब कि ये बोला जाता था चलो आप इस खेती पे काम करो, आपका कर्जा उतर जाएगा, जो भी आपको ऋण देना है, और चाहे उसके पास खाने को होना हो, सब कुछ उससे ले लिया करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करना है कि जब ब्रिटिश शासन काल था, जब ब्रिटिश आए थे हमारे देश में, तो उस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको पता ही होगा, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि देखिए हमारे देश से सारी चीज़ तो वही ले लेके जा रहे थे अपने देश में। आज आपको पहले के टाइम पे आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, बहुत सारी चीज़ों के नाम से पुकारा जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब हमारे ब्रिटिश से पहले जो राजा ऊजा हुआ करते थे, उस टाइम पे उनका इतना सोना, इतना पैसा, सब चीज़ हुआ करते थे। परंतु जैसे ही ब्रिटिश शासनकाल आया और हम संप्रदाय हो गए उनके, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हम औपनिवेशिक हो गए उनके, तो क्या हुआ, हमारे जो यहाँ का अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया। यहाँ का जितना भी वो पैसा उनके पास जाता था सरकार के पास कर के रूप में, वो सारा क्या करते थे, अपने ब्रिटेन में भेज दिया करते थे, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटेन की तो उन्नति हो गई, वो तो विकसित हो गया, परंतु भारत जो है वो आज भी विकासशील देश में है, ठीक, एकदम विकसित देश में नहीं आए, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये विकसित देश हैं एकदम, बट हम अभी विकासशील देश हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे हमारे भारत के ऊपर इतना शोषण हुआ ब्रिटिश के आने के बाद कि हम उन के मुकाबले पहुंच ही नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है किस प्रकार से उन्होंने यहाँ का सारा कच्चा माल होता है यहाँ से ले जाते थे सस्ते में, वहाँ जाके बेचते थे, रॉ मटेरियल बोलते सब ले जाते थे, और वहाँ फिर सस्ते में लेके वहाँ पे फिर महंगे में उसका पूरा उत्पादन करके फिर उसको बेचा जाता था पूरा करके, मैन्युफैक्चर टाइप। बट यहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी, हर चीज़ में कर लेते थे, ठीक है। और जो आप देखिए यहाँ पे बताया भी जा रहा है, मैं एक बार ये पढ़ देती हूँ, इसमें क्या क्या बताया जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था रूपांतरित हो गई थी, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो औपनिवेशिक में चल गई थी। जब हमारे पर कोई शासन करेगा तो हम औपनिवेश बन जाएंगे उनके, ठीक है, तो उसमें चल गई थी। फिर यहाँ की जो भी नीतियाँ थी, जो भी कार्य थे, वो सब कौन लेने लगे, ब्रिटेन के जो उत्तराधिकारी हमारे भारत में थे वो लेने लग गए। फिर भारत तो कोई अपना रोल ही नहीं उसमें अदा कर रहा था, वो किसी प्रकार का कानून या फिर कोई भी नीति तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि जब वहाँ के लोग बना रहे हैं तो वही सब करेंगे। फिर औद्योगिकरण का युग, देखिए जब औद्योगिकरण का युग आया तो क्या हुआ, औद्योगिकरण होता क्या है कि मशीनों का युग जब आता है, मशीनीकरण, आपके आज के टाइम पे आपको पता होगा मशीनीकरण हो चुका है सब चीज़ें, बट पहले के टाइम पे आप देखोगे तो उस टाइम पे हाथ से सब चीज़ होती थी, ठीक है, हाथ से ही आप पंखा चला रहे हो, हाथ से कपड़े धो रहे हो, हाथ से आप काम कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें बना रहे हो, सूत काट रहे हो हाथ से, ऊन बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। परंतु अब आप देखोगे तो बिजली से सब चीज़ चलती है, ठीक है, मशीन आ गई है, तो उसको बोलते हैं औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण से बहुत सारी चीज़ें क्या हुई हैं खराब, कि पहले जो वो थी हस्तलिपि, हस्तकला थी, या फिर हाथ से जो काम होता था वो उसमें बहुत सारे लोग काम करते थे। एक काम को समझ लीजिए, अगर आज मैं ऊन बनाने का काम कर रही हूँ तो मेरे साथ 50 लोग काम कर रहे होंगे एक ही काम को, तो सबको वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, सबको मजदूरी मिल रही है। परंतु मशीनीकरण आया तो 50 लोगों की जगह एक जने ले ली, वो किसने, मशीन ने। तो मशीन ने सबका कारोबार ठप कर दिया, मजदूरी कम हो गई, ठीक है, लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि औद्योगिकरण आते ही मशीनीकरण आ गया, जिससे कि हर एक चीज़ में प्रभाव पड़ने लगा और बहुत ज़्यादा
जो है कि गरीबी आ चुकी थी, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये तो है कि टाइम बचता है, मशीनीकरण से टाइम बचता है, ठीक है, पैसा बचता है, परंतु जो इंसान काम करता था उसमें, ठीक है, अपनी मजदूरी देता था, वो तो वहाँ से हट गया, तो उसके लिए तो लॉस में हुआ ना, वो तो गरीब हो गया और ज़्यादा। तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा गरीबी भी हमारे देश में देखने को मिली उस टाइम पे। फिर औद्योगिक क्रांति का युग आ ही गया था, जब ब्रिटेन के लोग आए थे, हमारे औद्योगिक क्रांति चल रही थी, हर जगह मशीनीकरण आ गया था, हाथों के कार्य की जगह मशीनकरण ले ली थी। तो वही सब चीज़ें इसमें बताइए किस तरीके से सारे उद्योग ठप हो गए जो हाथों से होते थे। और इसलिए आज के टाइम पे भी, पहले देखिए गाँव, जब पहले की बात बताऊँ तो गाँव भी एक विकसित टाइप का हुआ करता था। गाँव में भी हर एक टाइप की फैसिलिटी, हर एक इंसान काम कर रहा है, क्योंकि वह हाथों से करते हैं। परंतु मशीनीकरण आने से क्या हुआ, विलेज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, वो और ज़्यादा गरीब हो गया। जो विलेज हम गाँव देते हैं आज भी कितना बिछड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ मशीनीकरण आ गया और लोग हाथों से काम करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा गरीबी देखनी पड़ी। और यहाँ और शहरों में जाए तो वहाँ तो मशीन ही मशीन लगी है, तो वो विकसित होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर आप देख सकते हैं औद्योगिकरण का एक नकारात्मक प्रभाव, वो मैंने दोनों मिक्स करके आपको बता दिया कि एक सकारात्मक ये है कि टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, ठीक है, और खपत चीज़ों की कम होती है। परंतु नकारात्मक में क्या होता है, मजदूरी ज़्यादा आ जाती है, भेदभाव होने लग जाता है, शोषण होने लग जाता है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ईज़ी लैंग्वेज में आपको ओवरऑल समझा दिया है कि इस क्वेश्चन में पूरा बताया क्या गया है। क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा जो मैम बताइए बिल्कुल वही वही लाइनें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो वही सब चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता। देखिए इसमें क्या है कि कृषकों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, क्योंकि कृषकों की जो ज़मीन है वही उनसे छीन रहे हैं, आप उन्हों पे ही कर ले रहे हो उनसे। मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन पे खेती कर रही हूँ, बट आप मेरे को उस पे कर ले रहे हो, इतना तो मैं कमा ही नहीं रही जितना तो आप मेरे से कर लेने जा रहे हो, ठीक है। तो कृषकों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़मींदारों ने बहुत अत्याचार किया, हमने ऊपर जैसे पढ़ा था। तो वो ये कृषि पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पहले के टाइम पे कृषि को आप देखो कि भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती थी, हर एक परिवार में कृषि होती थी, गाँव में हर जगह कृषि होती। परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है, आज कृषि बहुत कम हो रही है। इसका कारण ये है, और जो कृषि के परिवार के लोग बच्चे उच्चे होते हैं वो फिर पढ़ाई करके और कुछ करते, कृषि नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कृषि की जो हालत है बहुत ख़राब हो चुकी है, मतलब कि उनको ना सही से पैसा मिल पाता, ना उनकी फसल का पूरा रेट मिल पाता। फसल ख़राब हो जाती है तो कोई कौन उनको पैसे दे, क्या है, ये सब चीज़ें फिक्स नहीं है, सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो इसलिए कृषकों की हालत बहुत ख़राब है, मज़दूरों की, कृषकों की, उसमें ही आते हैं। तो इनों के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर पहले के टाइम पे बहुत अत्याचार हुआ है, तो इनों के ऊपर ज़्यादा पैसा कोई लगाता नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर बता रहे ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च के लिए किया जाता था। देखिए क्या है कि ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है, बट आप कम धन खर्च करोगे तो क्या होगा कि आपकी कृषि अच्छे से नहीं होएगी, है ना, और जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी नहीं आएगी। तो कोई इस पर जब पैसा ही नहीं लगा रहा, तो जाहिर सी बात है उसका तो सही नहीं होगा, काम उम सब खराब होगा। तो ये सब चीज़ इसमें बताई जा रही हैं, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसकी पीडीएफ लेके ले सकते हैं। और मैं बहुत सारे सब्जेक्ट, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी कोर्स होगा, मैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड कराती हूँ। बट आप मेरे को बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बना दूँगी। तो ये आप इसको पढ़ लेना। और आपको पता होगा कृषि आंदोलन भी हुआ है, अभी भी रिसेंट में भी आप देख सकते हो हुआ था, तो उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो अभी रिसेंट में कृषि आंदोलन हुआ वो भी आप लिख सकते हो, पहले जितने भी हुए वो सब भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आगे हैं, कृषि में स्थिरता एवं उसकी बर्बादी। तो देखिए इसमें क्या है, बर्बादी कैसे हुई, एक तो स्थिर हो गया वो पूरा कृषि जो है, जिसकी हर एक चीज़ का विकास होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए कि आप रुक जाओ एक जगह पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको विकास नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और
और उनकी बर्बादी कैसे हुई? देखिए, ना तो उनके पास कृषि के साधन थे और ना ही निवेश करने के लिए कोई धन था, ना कोई निवेश भी नहीं कर रहा था। ज़मींदार थे, वो क्या करते थे, पैसा और लेते थे देने की जगह। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताइए, कृषकों का शोषण होता था। तो इसलिए कृषि जो है स्थिर हो गई एक जगह पे और बर्बादी की तरफ चल पड़ी। तो इसलिए आज के टाइम पे भी कृषकों की जो हालत है, जबकि आप देखिए कि हम बिना अनाज के तो हम रह नहीं सकते, डेली खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं खाना। तो उसके बावजूद भी कृषकों की इतनी खराब हालत क्यों है? जबकि हम सबसे ज़्यादा खाना, फल, सब्जी यही तो खाते हैं डेली, तब भी उनके पास ऐसी हालत, क्योंकि उनसे जो भी सामान लेते हैं ना लोग, बहुत कम रेट पे लेते हैं। उनका जो भी फसल होती है कम रेट पे ली जाती है और आगे महंगे रेट पे बेची जाती है। तो उनको उनका मूल्य ही नहीं मिलता। अगर समझ लीजिए उन्होंने 5,000 रुपये में कुछ सामान लगाया, एक नॉर्मली बता रही हूँ 5,000, तो उनको 5,000 रुपये भी पूरे नहीं मिलते, उससे भी कम मिलते। तो उनकी हालत आज भी बहुत ख़राब है। नहीं तो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र को अमीर होना चाहिए था आज के टाइम पे, अगर हम सोचे तो, क्योंकि हम डेली यूज़ में वही चीज़ें तो खा रहे हैं जो चीज़ वो उगाते थे, उसके बावजूद भी वो गरीब हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई पूंजी निवेश नहीं करता, उनको पूरी उनकी फसल का पैसा नहीं देता, ये सब चीज़ इसमें है। फिर भारतीय कृषि के वाणिज्यकरण, कि भारतीय कृषि का कैसे वाणिज्यकरण हुआ, कैसे ही वो व्यापार के उसमें, मतलब कि एक निजीकरण आपने सुना होगा, वाणिज्यकरण व्यापार के उसमें जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के बाद के भारत कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? वह था कि कृषि वाणिज्यकरण इस समय तक की कृषि जीवन यापन का एक मार्ग थी, ना कि व्यापारिक परिस्थिति। देखिए पहले कृषि क्या होती थी, जीवन का एक मार्ग थी, ठीक है, कि जीवन जीने के लिए एक था। बट बाद में क्या हुआ कि व्यापारिक रूप से ये परिवर्तन हो गया। देखिए पहले तो कोई चीज़ है कि हम अपने जीने के लिए उसका काम करते हैं, बट बाद में एक व्यापार की तरह प्रयोग होने लग गया। ठीक है, पहले के टाइम पे तो लोग अपना खान पीन पूरा करने के लिए कृषि करते थे, ताकि हम खाएंगे उसी से ही और बाकी बेच देंगे, बट अब व्यापार की तरह प्रयोग होने लगे, तो वाणिज्यकरण हो गया उसका व्यापारिक रूप से। ठीक है, फिर फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए होने लगा, कि जो भी आप फसल उगा रहे हैं तो आप वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको बेचेंगे। ठीक है, कि आपको सरकार ने बोला कि ये उगाना है, तो आप उनको फिर बेच दोगे, ये होने लगा। फिर ग्रामीण उपयोग के लिए मूंगफली, अब क्या क्या उगने लगी है, मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, ये सब, तम्बाकू, मसाले, सब्जियां, वाणिज्य, ये सब चीज़ें जो है ये अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के लिए उगाए जाने लगे और ये उस पर फिर बेचे जाने लगे। तो वाणिज्यकरण इसका हो गया, बाजारीकरण जिसे हम बोलते हैं, वो इसका हो गया। ठीक है, फिर फसलों, जैसे कि इसमें अन्न का स्थान भी है, फिर जो अनाज होता है वो भी है, तो वो सब चीज़ होता है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील इत्यादि को भी कृषि वाणिज्यकरण में मतलब पहुंचा गया, इसमें पहुंच गई वो भी, ये जो 3-4 चीज़ लास्ट में मैंने बताई। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप बाकी आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, बहुत ईजी है। आगे भी बढ़ते, वाणिज्यकरण विशेषकरण की इस प्रक्रिया में कोई कारणों से प्रोत्साहित किया, जैसे कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रयास, रूढ़ी और परंपरा के स्थान पर साविध्य प्रतियोगिता, एकीकृत बाजार का। देखिए इसमें यही है कि जो वाणिज्यकरण हुआ वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि अर्थव्यवस्था पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। बट आपको एक चीज़ बताओ, वाणिज्यकरण होने के बाद भी ये रूढ़िवादी और परंपरा के स्तर पे अभी भी चलता है। जो आपका कृषि देख लो, बहुत सारी स्थिति में ये सब चीज़ें अभी भी चलती हैं। फिर बता रहे कि कैसे जो रेलवे है, सड़क है, साधन है, इन सब में विकास एवं अंग्रेजों की पूंजी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि इत्यादि हुई। मतलब कि इन सब चीज़ों में भी जो रेल है, सड़क है, इसमें भी क्या हुआ कि राष्ट्रीय मंदी का विकास और अंग्रेजी पूंजी का आगमन। देखिए इन सब चीज़ की वृद्धि तो हो रही थी कि सड़क बन रही थी, रेलवे बन रही थी, पर हमारी जो राष्ट्रीय मंदी आ रही थी और विकास किसका हो रहा था, अंग्रेजों का हो रहा था। उनके पास ही तो सारी पूंजी जा रही है, तो हमारे देश में विकास तो होना चाहिए, बट हो नहीं रहा, हो रहा उनके देश में, क्योंकि यहाँ से सब चीज़ें जो बन रही है, नई नई चीज़ें वहाँ पे जा रही थी, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। इसी प्रकार से हमारा देश इतना बिछड़ा हो गया था, नहीं तो हमारा देश सबसे अमीर होता, बहुत अमीर होता, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग हमारे देश के पास राजा महाराजाओं के टाइम पे इतनी सब चीज़ें थी, सब फैसिलिटी थी, अगर वो सब चीज़ें यहाँ रहती तो हमारा देश बहुत ज़्यादा अमीर होता। तो बाकी ये सब हैं, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। बाकी मैं नेक्स्ट आपको बताती, आधुनिकीकरण, आधुनिक उद्योगों का विकास, कि जो आधुनिक उद्योग जो हो गए, नए नए जो उद्योग हैं उनका विकास होने लगा था।
तो उसमें जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं सूती वस्त्र मिल, जो सूती वस्त्र जो थे वो मील में बनने लग गए, ठीक है, उद्योग का विकास हुआ सूती वस्त्र मिल ने। सूती वस्त्र पहले भी होते थे बट हाथ से, चरखे से, इन सब चीज़ से बनते थे। अब मील का उद्योग, जो मील का हुआ उद्योग, उसका बनने लगा। और भी चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं कि अपने मुनाफे के लिए कि जो कच्चा माल था उसको उद्योग में करके फिर पड़ोसी देशों के बाज़ार में उसको बेचा जाता था। और जबकि हमारे देश में बने तो हमारे देश में बेचना चाहिए, बट वो बाहर के देशों में बेचते थे महंगे में, यहाँ से सस्ते में ले जाके वहाँ महंगे में बेचते थे। चाय, जूट, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। बाकी आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं बनी। फिर राष्ट्रीय बुर्जोवा वर्ग का उदय। आपको पता है ना, बुर्जुआ वर्ग जो होते हैं, जो बीच का एक वर्ग होता है, जो मतलब इन लोग के ऊपर भी बहुत शोषण होता है, तो वो वर्ग का उदय हुआ। अब इसमें पढ़ सकते हैं आप, जैसे कि व्यापारी वित्त काफ़ी धन कमाया था। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शोषण की नीति ने उनकी भूमिका ठीक बैठाते हुए भारत सरकारों ने ऋण और बोझ के दबे किसानों और ऋणों। देखिए क्या था, बुर्जुआ वर्ग कौन से थे, एक तो किसान भी थे इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऋण के नीचे दबके थे। और ऐसे बहुत सारे मजदूर थे जो ऋण लेते थे और वो दे नहीं पाते थे, या फिर उनकी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कर लग जाता था, दे नहीं पाते थे, वो बुर्जुआ वर्ग की कैटेगरी में आ गए थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण होने लग गया था। औद्योगिकरण के वजह से उनका और ज़्यादा पतन होने लग गया। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आर्थिक निकास, ये सब आप है ना इसको पढ़ लेना। ये बस ये है कि इसके जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट याद होने चाहिए। बाकी अंदर आप एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप लिख के आ सकोगे। तो ये वाला आप पढ़ लेना। अकाल एवं गरीबी, आपको पता है कि गरीबी बहुत ज़्यादा आगे थी, सूखा पड़ गया था, खाने को नहीं था लोगों के पास। आपने पहले के टाइम पे सुना होगा, आपकी नानी दादी पहले कि कैसे होता था कि लोगों के पास खाना नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा किसी की खेती करके आते तो थोड़ा सामान मिल जाता तो उससे बस। तो ये अकाल और भूखमरी, गरीबी बहुत ज़्यादा आगे थी कि कृषि में बहुत ज़्यादा मंदी, ये सब चीज़ें आगे थी। ये सब आपने पहले भी जब आप 12th 11th क्लास में होगे तो आपने पढ़ी होगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका या विधायिका या इसके कार्य और इसकी भूमिका के बारे में बताना है। व्यवस्थापिका जो है इसके और इन दोनों के बारे में आपको इसमें बताना है कि क्या होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये बोल रहे कि ये दोनों देशों में अलग अलग होती हैं। व्यवस्थापिका क्या होती है कि एक कार्य व भूमिका अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। देखिए हर एक देश की व्यवस्था हर एक देश में अलग अलग होगी, एक जैसी तो हो ही नहीं सकती। जो आपका ये है विधायिका और व्यवस्थापालिका, ये कैसे एक साथ हो सकती है। व्यवस्थापिका है पर ये मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है वर्ड, शायद ये कुछ और होना चाहिए यहाँ पे। बट ये हर एक देश में अलग अलग होगी। जैसे कि हमारा भारत है तो यहाँ की विधायिका, यहाँ की व्यवस्था अलग होगी। अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन की भी अलग होगी। यहाँ दोनों की तो सेम हो नहीं सकती ना। जैसे कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा पार्टियाँ हैं, पार्टी जो होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ कुछ ही पार्टियां हैं। अगर आप अमेरिका में देखते हैं वहाँ 2 पार्टियां, ऐसे अलग अलग होता है सब में। तो वो सब चीज़ें बता रहे हैं कि कहीं राजतंत्र होता है, कहीं लोकतंत्र होता है। अभी आपको जिसकी पता ही होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र है, बट आप कोरिया में देखें या फिर वहाँ पे राजतंत्र है, ठीक है। कोरिया में अगर देखें आप तो कोरिया में अभी भी राजतंत्र है। वहाँ पे ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा वो राइट्स जो हैं अलाउड नहीं है। आप बाहर किसी को अपने देश की बातें नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो राजतंत्र आपको पता होगा कि पहले के जैसे कि ब्रिटेन ने हम पे कब्ज़ा कर लिया था, तो हम लोकतंत्र उस टाइम नहीं थे ना, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया, वो अपने अकॉर्डिंग हमें चलाते थे। बट अब लोकतंत्र है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं और सरकार हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। हम सरकार को अपने वोटों के आधार पर चुनते हैं, उसको लोकतंत्र बोलते हैं, जहाँ पे आपको हर प्रकार के अधिकार ये सब मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, किस प्रकार से इसमें वो होती है, आपकी संसद होती है, विधायिका होती है, ठीक है, एक शासन प्रणाली होती है पूरी कि किस प्रकार से काम किया जाए, और पारदर्शिता होती है पूरी। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, व्यवस्थायिक पालिका होती है, सब चीज़ें इसमें
बताई गई हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे को आदेश देते हैं और फिर वो काम करता है। बोले विधायी या कानून निर्माण संबंधित कार्य। देखिए कानून निर्माण संबंधित कार्य एक रूल रेगुलेशन से होते हैं, एक विधानमंडल होता है, ठीक है, एक व्यवस्था होती है पूरी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा काम किया जाता है। ये नहीं कि मन में कुछ आया तो आपने कुछ कर लिया, ऐसे ही कानून बना दिया, ऐसे नहीं होता। इनके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ कानून होते हैं, नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, समाज में शांति बनाए रखने के लिए विधायिका का मतलब विधायिका, कानून, न्यायपालिका, संसद, इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं और ये समय के अकॉर्डिंग इसमें जो कानून है वो चेंज होते रहते हैं, रद्द होते हैं, फिर नए बन जाते हैं। समय के अकॉर्डिंग सब चीज़ इसमें होता रहता है। आपको पता ही होगा कि समय के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार पहले 16 साल के बच्चों को 16 साल तक था, फिर 18 साल हुआ, सॉरी पहले 21 साल था, फिर 18 साल हुआ, मतलब चेंज होते रही है। अब शादी की उम्र है जो भी अभी चेंज होएगी, पहले 18 थी अब 21 हो जाएगी, मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं जो हो रहे हैं। आपको सारे अधिकार मिल रखे हैं, मानव अधिकार, आपका मौलिक अधिकार, वो सब चीज़ें आपको मिल रही, तो ये सब चीज़ें परिवर्तन होती हैं, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चेंज होती हैं कि आपको अब कि और कितनी स्वतंत्रता चाहिए आपको और किस चीज़ का अधिकार होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें ऐड होती रहती हैं। तो सब चीज़ इसमें बताई गई हैं। विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, जैसे कि किसी एक ही सरकार के हाथ में सारी शक्ति नहीं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या हर एक राज्य में अपनी अपनी शक्ति है, हर एक राज्य या फिर जिसके हम मुख्यमंत्री बोलते हैं उनके पास है, ठीक है, तो शक्तियों को बांटा गया है। ये नहीं कि एक सरकार है, अगर केंद्र सरकार है तो उसी के पास सारी शक्ति होगी, ऐसा नहीं है, उसको बांटा गया है। सर जैसे गांव में मुख्यमंत्री जो आपके होते हैं हर एक स्टेट के, तो उनके पास अपनी शक्ति हैं, वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं जिससे कि वो अपने राज्य का विकास अच्छी तरीके से कर सकें। अब है कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखिए कार्यपालिका पे भी नियंत्रण है, किसका, संसद प्रणाली। देखिए पहले तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना भी विधायिका का प्रमुख कार्य होता है, ठीक है, विधायिका का प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि कार्यपालिका ये नहीं है अपनी मन मर्जी से जो भी है वही काम कर ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कार्यपालिका में होता कौन है, जो आपकी केंद्र सरकार बनती है वो कार्यपालिका की होती है। तो उसमें ये नहीं है कि केंद्र सरकार जो भी है वही मन कर ले, ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर विधायिका होती है, संसद होता है पूरा, जिसमें दो होती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। शायद आपने ये सब चीज़ें पहले पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो इसमें प्रश्न जो होते हैं एक दूसरे से पूछे जाते हैं, नहीं कि आपने जो बोला वही हो गया। अगर कार्यपालिका कुछ संशोधन करना चाहते, कुछ करना चाहते, तो उसका बताना पड़ता है और फिर उस पर वाद विवाद होते हैं, उसके प्रस्तावना जो भी है उस पर बातचीत होती है। अगर वो ठीक होती है तो पास कर दी जाती है, नहीं ठीक होती है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, अस्वीकार जिसको बोलते कर दिया जाता है। तो फिर वो नीतियाँ नहीं बना पाती है, अगर उसको कोई नीति बनानी है तो उसको वापस से दोनों सदनों में उसको पास करवाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इंग्लैंड और भारत में सेम व्यवस्था है ऐसी, जैसे ही इंग्लैंड में ऐसे ही भारत में, ये वाली व्यवस्था इसलिए इंग्लैंड और भारत की सेम है क्योंकि इंग्लैंड में हमारे देश पे राज किया है, तो जो इंग्लैंड की व्यवस्था है वो हमारे देश में अभी तक भी लागू है। संसद की हो गया, कार्यपालिका की हो गया, राष्ट्रपति की, ये सब वहाँ की ही व्यवस्था हमारे देश पे आज भी लागू है। फिर नेक्स्ट बता रहे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति समझ लो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है कि पक्षपात किया, तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है, उस पर जाँच होती है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं, पूरा आपका न्यायपालिका कार्यपालिका इसके ऊपर रिलेटेड है, तो आप इसे पढ़ सकते। देखिए अब न्यायपालिका भी आ गया, न्यायपालिका भी आपको पता ही होगा न्यायपालिका के बारे में, तो इसमें इंग्लैंड और भारत दोनों के बारे में बताया गया है, तो आप इसको भी पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है जो आपकी न्यायपालिका होती है। तो अब आप इसको पढ़ लेना। फिर वित्तीय कार्य की क्या क्या होते हैं, वित्तीय कार्य की खर्च, हमको आपको पता है ना बजट होता है, आप पढ़ते होगे बजट के बारे में, तो वो इसमें बताएगा कि ऐसे खर्च या ऐसे सब चीज़ें बनाई जाती हैं कि किसी प्रकार को कोई संकट आए तो हम इस चीज़ों को मैनेज कर लें, और जो हमारी जनता है उसके ऊपर भी ज़्यादा मतलब कि महंगाई या फिर किसी चीज़ का बोझ ना पड़े, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बजट लाया जाता है पूरा कि हम ये पैसों में ये काम करेंगे, हम ये चीज़ों पे लगाएंगे, वो सब चीज़ें उसमें बताई जाती है। संविधान में
संशोधन संबंधित कार्य। आप सभी को पता होगा, मैंने अभी बताया भी था कि टाइम के अकॉर्डिंग संशोधन होते हैं, कि अगर आज आप देखा जाए कि आज आपको ये अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि पहले वाला पुराना हो गया, तो उसमें संशोधन हो जाता है। ये नहीं कि संशोधन बोल दिया तो हो गया, उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान, सब चीज़ों में से होके फिर लास्ट में संशोधन होता है किसी चीज़ में। तो वही सब चीज़ें बताई गई कि 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, जब जाके उस संशोधन को हरी झंडी मिलती है और वो पास हो जाता है। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, बहुत इजी टॉपिक है ये तो, इसलिए मैं आपको बिना पढ़े ऐसे ही समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बार पहले बच्चों ने पढ़ रखा होगा। निर्वाचन संबंधित कार्य, आपको पता है निर्वाचन चुनाव के बारे में आपने सुना होगा। तो निर्वाचन एक आयोग, पूरा आयोग होता है निर्वाचन का, ठीक है, जिसमें कि वो बताते हैं कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कैसे प्रधानमंत्री का होगा, कैसे राज्यों का चुनाव होगा। ये सब डेट्स जो होती हैं वो निर्वाचन आयोग वो करते हैं कि इस दिन होना चाहिए, इस दिन नहीं होना चाहिए। और वो सब ये भी बताते हैं कि इसमें क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, आप अपना प्रचार टीवी पे यहाँ नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो वो भी आप बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ पूरा, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, और मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ें आपको समझा रही हूँ। बाकी इसमें इंग्लैंड या फिर किसी और का भी होगा तो आप इसको पढ़ लेना। अब बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, इन पॉइंट के सारे पॉइंट हैं, अन्य कार्य जो भी, आप इनको पढ़ लेना, इसके अंदर क्या बताया गया है। तो वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको अब इसको जल्दी रोल कर देती हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आप देख लेना कि इसके अंदर क्या बताया गया है। ईजी है वैसे तो, आप एक बार रीड करेंगे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि व्यवस्था पालिका की व्यवस्था क्यों की जाती है, क्योंकि कोई भी शासन अपना वो ना कर सके, कि अपना वर्चस्व ना वो कर सके, सबकी सुने, इसलिए ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। तो आप ये भी इसमें, चलो हमारा ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आप पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग क्या होता है। सरकारी आयोग ऐसा किसको बोलते हैं, बोल रहे केंद्र राज्य के बीच विद्यमान व्यवस्था का पूर्ण विचार कर वह उस सामाजिक आर्थिक बदलाव को ध्यान में रखकर कार्य जो पिछले वर्षों में हुआ है उसे संविधान की योजना ढांचे और देश की एकता एवं अखंडता की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए करना है। आयोग में बहुत सी राज्य सरकारें, राजनीतिक दलों, रुचि रखने वाले संबंधित पक्षों और विचार विमर्श करने के बाद 17 अक्टूबर 1987 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए सरकारी आयोग में क्या होता है, पहले तो ये बताया गया कि बना कैसे है, कि आप सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि सरकार में जो सामाजिक आर्थिक बदलाव होने हैं या हुए हैं, वो पिछले ये जो पहले का काम हो गया ना हमारा, उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगा के काम करते हैं। कि पहले हमारे देश में समझ लीजिए बजट मान के चलते, एक बजट पहले कुछ आया तो उसके अकॉर्डिंग अब पूर्व अनुमान लगाएंगे कि इस टाइम के हमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे, और पिछली बार सामाजिक आर्थिक रूप से इस चीज़ में खराब रहा या ये चीज़ सही रहा, उसके अकॉर्डिंग आज काम करेंगे। तो हमारे देश की अखंडता एकता को सुरक्षित रखते हुए पिछले पूर्व अनुमान के अकॉर्डिंग आज जो काम किए जाते हैं उसको इस सरकारी वो आयोग कह सकते हो, वैसे आगे बताएंगे। और इसको कब किया गया, 27 अक्टूबर 1987 को इसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। फिर आप इसमें बाकी यही है कि राज्य की जो एकता है, अखंडता है, इसको सुरक्षित रखें, जो केंद्रीकरण है वो मजबूत रहे, केंद्र जो है मजबूत रहे। ये नहीं कि अगर समझ लीजिए हमने कोई सरकार बना दी है, वही मजबूत नहीं है, वही ऐसी है कि निर्णय ही नहीं ले पा रही, तो उसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और वो अच्छे निर्णय ले, कोई भेदभाव ना करे, ये सब चीज़ें का ध्यान रखते हैं ये। और फिर बड़े सरकारी आयोग में सिफारिशों का मुख्य आधार यह था कि मतलब कि इसकी सिफारिशें क्यों रखी गई सरकारी आयोग की, कि विद्यमान संवैधानिक जो आपके सिद्धांत हैं वो मजबूत बन सके, उनकी जो व्यवस्था है, आप जो भी संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक जो है वो एकदम मजबूत बन सके, वो अच्छे से निर्णय ले सके, ठीक है, और ये सुनिश्चित कर सके कि सबके अधिकारों के लिए, सबकी एकता अखंडता के लिए वो सब चीज़ें इसमें बताई गई। इसलिए ये जो था सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी।
वही सब चीज़ें बार बार इसमें अब रिपीट की जा रही हैं। तो आप इसको भी पोस्ट करके पढ़ लेना, बहुत ईजी टॉपिक है। सरकारी आयोग क्या होता है ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो बाकी आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना। जो संसदीय प्रणाली है और राष्ट्रपति प्रणाली है, उन दोनों के बीच में अंतर बताना है कि क्या है। आपको पता ही होगा संसदीय प्रणाली में क्या होता है और राष्ट्रीय जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है। बोल रहे पहला बता रहे हैं इसमें कि जो नीचे दिए गए संसदीय प्रणाली के तत्वों में विशेष रूप से बात है। संसदीय प्रणाली क्या है, नाम मात्र और वास्तविक प्रमुख। ठीक है, नाम मात्र, एक तो नाम मात्र है और एक वास्तविक भी है। कैसे, राज्य का प्रमुख औपचारिक पद पर होता है, कि राज्य का जो भी राज्य का प्रमुख औपचारिक पद पर है और वह नाम मात्र का कार्य होता है। कि देखिए संसदीय है क्या, वैसे एक तरीके से बोल रहे हैं कि नाम मात्र है, खाली एक नाम के ऊपर है संसद, बट इसके अंदर तो काम क्या होता है, जो राज्यपालिका, कार्यपालिका या फिर आपका लोकसभा या राज्यसभा, वो सब काम करते हैं सब। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जो होता है पूरा कार्य इसमें देखता है वास्तविक रूप में। तो ये तो एक नाम मात्र हुआ। ठीक है, अब यहाँ अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है, देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे। ये देखिए वैसे इसमें राष्ट्रपति जो है, आपको पता है ना, राष्ट्रपति एक नाम मात्र होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। बट ये है कि वो पढ़ता है उन सब चीज़ों को, उसको ठीक लगती है वो साइन कर देता है, आगे पहुंचा देता है। बट उसको अगर कुछ चीज़ें खराब लगती हैं तो वो बस वापस भेज सकता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, वापस भेजेगा वो वापस, फिर कार्यपालिका जो है वापस चीज़ों को बना के उसके आगे पेश कर देंगी। जैसे समझ लीजिए कोई प्रस्ताव है, राष्ट्रपति को नहीं ठीक लगा, उसने वापस भेज दिया और वो उसमें संशोधन करके, कार्यपालिका जो है उसमें संशोधन करके कुछ ठीक करके वापस उसको देंगी। तो उसको साइन करने ही पड़ते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पे ही काम करते हैं, नियुक्ति वो कराता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो आपने पहले पढ़ रखी होंगी। तो मैं इसके पॉइंट आपको ऐसे बता देती हूँ। कार्यप्रणाली विधायिका एवं का हिस्सा है, कि ये भी इसका एक हिस्सा है। ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ लेना। बहुमत दल नियम, कि आप जब बहुमत देते हैं उनके नियम इसमें होते हैं कि जब आप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो आप इसमें वोट कैसे देंगे, किस प्रकार से देंगे, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। समूह की जिम्मेदारी होती है। सत्ता के केंद्र प्रधानमंत्री, आप सभी को पता है कि सत्ता के केंद्र कौन होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का तो कुछ काम ही नहीं होता, प्रधानमंत्री ही सारे कार्य करता है। अब संसदीय विपक्ष में क्या होता है कि इसमें आपका 7% बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती है विपक्षी राजनीति। आपको पता है विपक्षी जो राजनीति है, विपक्षी दल जो है वो इसमें भूमिका निभाते हैं ओवरऑल इसमें। तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो आप यहाँ तक मैं इसका आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही पॉइंट है। तो आप इन पॉइंटों को अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो आपको इजी लगे बस वही करना, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि आप अगर इसमें 10 के अराउंड पॉइंट है तो आप 7, 6 ऐसे कर सकते हैं। दो साधनों वाली विधायिका की उसमें 2 साधन होते हैं, आपको पता है, 2 सदन होते हैं, सॉरी सदन है ये। ठीक है, तो इसमें 2 सदन है, उन्हों के ऊपर बताया गया है कि 2 सदन होंगे तभी तो आप एक दूसरे की गलतियाँ सब चीज़ें बता पाओगे। गोपनीयता की हर चीज़ों को प्राइवेट रखा जाता है। ये नहीं कि आप राष्ट्रपति का कुछ चुनाव होता है, राष्ट्रपति की कोई बात होती है तो आप सबको बता देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये गोपनीय रखी जाती है सब चीज़ें। तो यहाँ पे वही बताया गया, उसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो बाकी आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। ये एक मिनट, तो इसके अंदर के जो पॉइंट हैं आप इन्हों को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद समितियों का गठन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद जो पूरी समिति है वो कैसे होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन, आपको पता ही होगा। मंत्रिमंडल में मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, संसद आती है, राज्य और उसके मुख्यमंत्री हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। और इसमें विचार विमर्श किया जाता है, मंत्रियों के बीच में कैबिनेट मीटिंग होती है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। मैं इसके अंदर सारे ही क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ ताकि आप एटलीस्ट इनको पढ़ सके, आपको पता रहे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसको जैसे टाइम मिलेगा वैसे समझा दूँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है पहले ही, तो इसलिए मैं आप इसमें वीडियो को रोल कर देती हूँ। बाकी आप इनको पढ़ लेना। बट अगर आप और कोई सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना या व्हाट्सअप कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। प्लस आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का लिंक मिल जाएगा। और मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं PDF के लिए, या फिर सॉल्व असाइनमेंट या सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, कुछ भी आपको अगर लेना हो तो उसके लिए मेरे को व्हाट्सअप कर लेना। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपका जो एग्ज़ाम है एटलीस्ट आपको पता हो कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन विद आंसर इसमें ईजिली मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस बनती है बट उनमें क्वेश्चंस रहते हैं, आंसर होते नहीं, तो स्टूडेंट आंसर कहाँ से करेगा, उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैं 5th क्वेश्चन से वापस वीडियो को चला रही हूँ क्योंकि थोड़ा आगे पीछे वीडियो होगी थी, तो आप 5th क्वेश्चन से देख लेना। मंत्री परिषद समिति है, मैंने वैसे अभी बता दिया था, तो आप इसको यहाँ से पॉज करके वापस से पढ़ लेना। तो इसका एक क्वेश्चन दोनों तरफ है, इसका आंसर जो है तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके दोनों साइड पढ़ लेना। इसका आंसर थोड़ा लेंथी है, तो आप इसमें जो आपको पॉइंट इजी लगे खाली वही करना, सारे पॉइंट आपको करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा दिखा ताकि आपको अच्छे दिख जाए। 6th क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्यपालिका प्रणाली, उसके बारे में बताना है कि भारत में जो केंद्र सरकार द्वारा प्रणाली बताई जाती है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है इसमें। तो इसके आप पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष में सचिवालय संयुक्त का होता है, उप सचिव का 4 वर्ष में होता है। चुनाव की बात हो रही है कि कैसे किस किस का कितने वर्ष में होता है, तो यहाँ बताया गया है। नीचे जो कमीशन हुए थे या फिर समितियाँ बनी थी, कब कब बनी थी, कौन सी, वो बताए गए हैं, उनके सन बताए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट से दे ही रखे हैं आपको, इजी हो जाएगा कि इसमें पॉइंट वाइज दे रखे हैं ताकि आप इसको याद भी कर सकते हैं इजीली। थोड़ा पैराग्राफ में हो तो थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत आती, वैसे वो भी हो जाता है, बट ये पॉइंट में आपको इजीली और जल्दी सब समझ आएगा। आप पढ़ोगे एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक पदाधिकारण व न्यायालय के बीच अंतर, कि प्रशासनिक और न्यायालय के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा इसको ऐसे बताया गया है आपको। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको पूरी ये शीट दिख जाए। देखिए आप इसमें देख सकते हैं दोनों के अंदर न्यायालय और जो पदाधिकरण है इन दोनों के बीच में जो अंतर है यहाँ पे बताया गया, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं आमने सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चुनाव आयोग के ऊपर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चुनाव आयोग के बारे में, कि चुनाव आयोग क्या होता है, तो ये सब इसमें बताया गया है। इसका आंसर यहाँ पे भी है। इन्हों को थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए पूरा। ये इसका आंसर है इस साइड में पूरा, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हुए आपका। नागरिक समाज संगठनों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में बताना है, कि जो नागरिक समाज है हमारा पूरा जो समाज है उसके अंदर जो भी हमारी बाधाएं आती हैं वो सब क्या आती हैं, वो सब इसी बताई गई हैं। उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कि सरकार जो भी रूल लाती है, कानून लाती है, तो उसके अंदर उसको लागू होने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, फिर समाज में क्या क्या बाधाएं आती हैं। जैसे समझ लीजिए लड़कियों के लिए कोई आरक्षण आया, तो अब इसको जब वो समाज में आएगी तो उसमें क्या बाधा आएगी, क्योंकि हमारा देश पितृसत्ता देश है, तो इसमें फिर वो सहमत नहीं होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। अभी जैसे कि बहुत सारे कानून आ रखे हैं, ठीक है, मुस्लिम को लेके कि 3 तलाक को लेके हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग
खुश नहीं है या फिर उसके अगेंस्ट है या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेके आए हैं, तो वो सब चीज़ें में समाज में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, क्योंकि हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंसान है, बहुत ऐसा समाज होता है कि परिवर्तन उनको अच्छा नहीं लगता, उनको जैसे चल रहा है वैसे अच्छा लगता है, तो इसलिए जब कोई परिवर्तन आता है तो वो उसका विरोध करते हैं। तो ये बाधाएं ही हैं सब चीज़ें समाज के लिए, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, तो आप इसको आराम से कर लोगे। बस आज इतनी ही वीडियो थी, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका जो मैंने अभी आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना स्टूडेंट। आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छा जा सके। और ये एक ही PDF थी, इसकी 3 PDF है टोटल, 2 PDF और हैं, तो टोटल 3 PDF है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF लेना तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी और सीरीज़ बनाऊँ, 2 PDF और है, उनके भी क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, तो आप उसके लिए भी मेरे को मैसेज या कमेंट कर देना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कमेंट कुछ भी आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जो भी इग्नू से किसी भी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कोर्स का प्रोग्राम या कुछ कर रहे हो, ताकि क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करती हूँ, असाइनमेंट प्रोवाइड कराती हूँ, सोल्ड हैंड रिटन असाइनमेंट प्रोवाइड कराती हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।